नमस्कार, आप एबीपी न्यूज देख रहे हैं। हुंकार की शुरुआत हो चुकी है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। जिस कॉलेज में छात्र पढ़ने के लिए जाते हैं वहां हंगामा छिड़ा हुआ है। मैं कर्नाटक की बात कर रही हूं, वहां के कॉलेजेस की बात कर रही हूं। पिछले 1 महीने से हिजाब को लेकर कर्नाटक में हंगामा छिड़ा हुआ है। अब तो बात हिंसा तक पहुंच गई है, पथराव हो रहा है। कर्नाटक के कई जिलों में आज हिजाब पर विवाद को लेकर पत्थरबाजी हुई। 2 गुट आमने सामने आ गए। स्क्रीन पर देखिए आप, एक लड़की आपको बुर्के में हिजाब में नजर आ रही है, दूसरी तरफ कुछ लड़के आपको नजर आ रहे हैं जिन्होंने भगवा गमछा पहना हुआ है। एक अल्लाह अकबर कह रहा है, दूसरा जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। काबू में करने के लिए पुलिस को आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, लाठीचार्ज करनी पड़ी। नौबत यहां तक आ गई कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने अगले 3 दिनों के लिए स्कूल और कॉलेजेस बंद करने का ऐलान कर दिया है। कोरोना की वजह से पहले ही पढ़ाई बहुत खराब हो रही है, खूब असर पड़ा और खराब असर पड़ा है, और अब हिजाब पर हंगामे की वजह से स्कूल और कॉलेजेस बंद करने पड़ रहे हैं। कर्नाटक हाई कोर्ट में भी आज इस मुद्दे पर सुनवाई हुई और सुनवाई कल तक के लिए टाल दी गई है। आखिर हिजाब को लेकर यह हंगामा मचा क्यों है? क्या हिजाब पर बैन धार्मिक मामले में दखल है? क्या हिजाब पहनकर कॉलेज आना अनुशासनहीनता है? क्या हिजाब पर पाबंदी का मुद्दा दूसरे राज्यों में भी तूल पकड़ेगा? आज की हुंकार इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द है। और ध्यान रखिएगा, डेमोक्रेसी का हवाला यहाँ पर बहुत जरूरी है। डेमोक्रेसी की दरकार यहाँ पर बहुत जरूरी है। बच्चों की पढ़ाई बहुत जरूरी है, और इसीलिए पहले की रिपोर्ट देखिए और फिर इस पर भरेंगे हुंकार। कर्नाटक में हिजाब को लेकर पिछले 1 महीने से चल रहे विवाद ने आज पत्थरबाजी की शक्ल ले ली। कर्नाटक के बागलकोट में हिजाब का समर्थन और विरोध करने वाले 2 गुट आमने सामने हो गए। इसके बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। हालात को काबू करने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी। सिर्फ बागलकोट ही नहीं बल्कि कर्नाटक के कई शहरों में हिजाब को लेकर यही हालात दिखे। मांड्या के एक कॉलेज में बुर्का पहनकर आई छात्रा को लेकर जबरदस्त हंगामा शुरू हो गया। भगवा कपड़े के साथ वहां मौजूद छात्र लड़की को देखकर जय श्री राम के नारे लगाने लगे। इसके जवाब में लड़की भी धार्मिक नारे लगाने लगी। कॉलेज प्रशासन के दखल के बाद हालात काबू में आए। उडुपी में महात्मा गांधी मेमोरियल कॉलेज में भी हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर हंगामा हुआ। हिजाब और भगवा स्कार्फ को लेकर उडुपी में 2 गुट आमने सामने हो गए। दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, लेकिन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने फिलहाल इस विवाद पर चुप्पी साध रखी है। Since the matter is in the court, I don't want to comment much. Let's wait. हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी और कांग्रेस भी आमने सामने हैं। समाज में डिवाइड तो पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने बहुत कुछ करने की कोशिश की है। अब ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बहुत ही शर्मनाक कोशिश है, कंडेमनेबल है। कुछ लोग देश के माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। अब स्कूलों में अगर नमाज पढ़े बच्चे हिजाब लगाए और कोई कहे मैं हवन करूं, ये समाज का माहौल बिगाड़ने की कोशिश है। ये भारत है, सर्वधर्म समभाव के आधार पर चलेगा, न कि इस्लामिक स्टेट भारत को बनाने की कोशिश करने वालों की मानसिकता हम पूरा नहीं होने देंगे। उधर कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार भी स्कूलों में ड्रेस कोड लाने की तैयारी कर रही है। मध्य प्रदेश के स्कूली शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा है कि स्कूल में सभी छात्रों के लिए एक ड्रेस होगा। और इस पर बातचीत करने के लिए फिरोज बख्त अहमद साहब शिक्षाविद हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा प्रवक्ता हैं बीजेपी की, हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। सैयद असीम वकार साहब प्रवक्ता हैं AIMIM के, स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। अंबर जैदी दिखाई दे रही है, सामाजिक कार्यकर्ता। शोएब जामई आपको दिखाई दे रहे हैं, अध्यक्ष इंडिया मुस्लिम फाउंडेशन के। और सैयद हसनुल हक साहब आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिख रहे हैं, जो कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र नेता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अंबर, मैं आपसे शुरुआत करूंगी, और इसलिए शुरुआत करूंगी क्योंकि आज जब मैं यहाँ पर बैठी हूँ
तो पहले से कोई कंक्लूजन के साथ, अक्सर एक कंक्लूजन के साथ मैं अपनी डिबेट शुरू करती हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि दोनों ही पक्ष उतने ही सही हैं जितने गलत हैं, और इसीलिए आज ये पूरी डिबेट मैं आप सब पर छोड़ रही हूँ। अंबर, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। मुझे दुख हुआ, एक तरफ ये जो बच्चे दोनों, एक हिजाब में हो या दूसरा वो गमछे में हो भगवा, ये दोनों अपने घरों में हिंदू और मुस्लिम इनका जो रिलीजन है वो फॉलो करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में जहां पर इन दोनों को इस बात के लिए लड़ना चाहिए था और मिलकर लड़ना चाहिए था कि ये फला टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, ये फला सिलेबस जो है पूरा नहीं हुआ है, एक अल्लाह अकबर के नारे लगा रहा है, दूसरा जय श्री राम कर रहा है, ये क्या देख रहे हैं हम? अंबर। रूबिका, बहुत अफसोस होता है ये सब देखकर कि कॉलेज स्टूडेंट्स, जहां हम स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि हम सब एक जैसे दिखें, हर धर्म और जाति से ऊपर उठकर आप किसी भी इकोनॉमिकल क्लास से आ सकते हैं, लेकिन स्कूल में यूनिफॉर्म इसलिए होता है कि किसी में भी किसी तरह की हीन भावना या आपके अंदर कोई अपने आप को अलग समझने की वो भावना नहीं आए। यूनिफॉर्म का मतलब ही ये होता है कि आप सब एक जैसे दिखें। और हम जिस देश में रहते हैं यहाँ पे डेमोक्रेसी है, रूल ऑफ लॉ है। अगर हम कर्नाटका एजुकेशन एक्ट की बात करें 1983, उसके हिसाब से भी स्कूल को जो भी जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको अपना ड्रेस कोड रखने का अधिकार है। हम देखते भी हैं कि चाहे स्कूल हो या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या फिर बहुत सारे कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जिसमें अपना खुद का उनका एक ड्रेस कोड होता है। यहाँ तक कि हम सब स्कूल जाते थे तो उसमें होता था कि आपको कितने बड़े बाल रखने हैं, किस तरह के हेयर क्लिप लगाने हैं या कौन कौन से हेयर बैंड पहनने हैं, और किस तरह के आपको एक्सेसरीज और सारी चीजें की चीज तय होती है कि आप ज्वेलरी नहीं पहन सकते, मेहंदी नहीं लगा सकते। इसका मतलब ये नहीं होता है कि स्कूल ने ये कह दिया है कि आप ये सब नहीं कर सकते, क्योंकि हम स्कूल का एक तौर तरीका कानून होता है। हम वहां पर अपना धर्म साथ में लेकर नहीं जाते, वहां पे हम पढ़ने जाते हैं। हम ये देख रहे हैं कि वो स्टूडेंट्स जो पढ़ाई लिखाई में जहां पर होती है वहां पर राजनीति का शिकार बनते हुए ये स्कूल के बच्चे नजर आ रहे हैं। और वहां पर जहां पर होना चाहिए, सबसे पहले हम कुरान में हिजाब की या पर्दे की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो वो लोग जो कोर्ट गए हैं जहां पे उन्होंने याचिका दायर की है कि हिजाब या पर्दा, बुर्का, ये इस्लाम का बेसिक प्रिंसिपल है, तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम देखते थे ट्रिपल तलाक के समय में भी वो लोग कहते थे कि आप शरीयत में मुदाखलत कर रहे हैं, ये इस्लाम का कोर प्रिंसिपल है। तो हर चीज को आप झूठ के लबादे में उड़ाकर औरत को दबाने की जो ये मानसिकता है, ये ही दर्शाता है। जहां पर डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ चलता है, वहां पर महिलाओं को इस मानसिकता का शिकार बनाना, उनको दबाकर रखने की एक रीत को दिखाता है। ये स्टूडेंट जिनको पढ़ लिख कर एक प्रोग्रेसिव अप्रोच रखनी चाहिए, एक देश में एक साथ होकर आगे बढ़ना चाहिए, ये राजनीति का और एक रूढ़िवादी मानसिकता का शिकार होते नजर आ रहे हैं। ठीक है अंबर, ये जो दो चीजें आपने यहाँ पर रखी है। पहला ये कि ड्रेस कोड होता है भाई, किसी भी स्कूल में, किसी भी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हैं तो वहाँ का अपना एक ड्रेस कोड होता है, उस ड्रेस कोड के मुताबिक आप जाते हैं। और दूसरा ये है कि हिजाब जिसका जिक्र कुरान में मैं पर्सनली जानती हूँ 7 मरतबा आया अलग अलग जगह पर, और उसमें सेपरेशन इंपॉर्टेंट चीज़ है। मुंह ढक देना, चेहरा ढक देना, इस पर हम बहस बाद में कर सकते हैं। मैं फिर कह रही हूँ, आज मैं स्टूडेंट के लिहाज से बहस करने के लिए आई हूँ, और इसीलिए शोएब जामई साहब जो अंबर कह रही हैं, बच्चियों को मैं कह रही हूँ कि जिसको जो पहनना है उसको वो हक है पहनने का, लेकिन यहाँ अगर किसी जगह पर कोई रूल है कि आप फला चीज़ पहन सकते हैं, फला नहीं, उससे अडेयर करना, उसके ट्रैक पर रहना सही है कि गलत है? रूबिका जी, आपकी तमाम बातों को एक विश्लेषण के तौर पर हम ये कह सकते हैं, जो अभी पहले भी पैनलिस्ट ने कहा, मुझे तो ये लगता था कि आज कम से कम सारे लोग एक स्वर में खड़े होकर ये कहेंगे कि आप लड़कियों को एजुकेशन से डिनाई नहीं कर सकते सिर्फ इस वजह से कि वो हिजाब पहन के आ रही हैं, सर ढक के आ रही हैं, आप उनको एजुकेशन से डिनाई कर देंगे और उनके मुंह पे गेट को बंद कर देंगे स्कूल के, कॉलेज की प्रिंसिपल कि तुम नहीं पढ़ सकती हो। और पिछले 1 महीने से वो लड़कियां वहां पे संघर्ष करते रहे कि मुझे स्कूल के तो जाने दो, मेरे अटेंडेंस कम हो रही है, और उसके मुंह के सामने दरवाजे को बंद कर दिया जाता है। ये तो शिक्षा से डिनाई करना है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू रिलीजन, ये तमाम चीज़ों का ये उल्लंघन है। पॉइंट नंबर 1, अब सवाल ये उठता है कि इन पूरे मुद्दे में लोग 2 बातें जरूर कहेंगे कि रिलीजियन न्यूट्रल होता है स्कूल और यूनिफॉर्मिटी। इन दोनों बातों पे छोटी छोटी बात कहता हूं। देखिए, भारत में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जो रिलीजियस न्यूट्रल है।
हर एक स्कूल का जो अपना मैनेजमेंट बोर्ड होता है वो अपनी जो आस्था रखता है उस चीज़ को इम्बाइब, उस कल्चर को कहीं ना कहीं इम्बाइब करने की कोशिश करता है स्कूलों में। चाहे वो क्रिश्चियन मिशनरीज की स्कूल हो, सेंट जॉन, सेंट कोलंबस, वो क्रिश्चियनिटी को इम्बाइब करते हैं स्कॉलरशिप के जरिए से, या थोड़े थोड़े संडे मास चर्चेज वगैरह करवा करके, नन भी होती हैं वहाँ पे। दूसरा, अगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर देख लें, डीपीएस देख लें, डीएवी देख लें, आर्य समाज की स्कूल जिससे हम भी आए, हमने वो देखा है कि वहाँ पे तो पिछले 70 वर्षों से स्कूल में स्टूडेंट्स को सरस्वती पूजा होना, गायत्री मंत्र पढ़ना, स्कूल में हवन होना, ये आम बात है। और 70 वर्षों से मुसलमान लड़के और लड़कियों ने उसको सहजता से स्वीकार किया। सरस्वती पूजा और बाकियों की आप बात कर रहे हैं, वो भारतीय परंपरा है, वो भारतीय परंपरा है, उससे आप थोड़ी अपने आप को अलग करेंगे। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं इसलिए तो बता रहा हूँ ना कि हमारे स्कूल दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, मैं खुद उस स्कूल का हेड बॉय था और मैं कमांड कराता था पीटी को। गायत्री मंत्र भी पढ़ते थे, हर सैटरडे को हवन भी होता था हमारे यहाँ और हम लोग करते थे। हमने कोई रिलीजियस इंटॉलरेंस नहीं था, हमने सबको स्वीकारा और वो चीजें चलती रही। लेकिन जब हिजाब पहन के लड़कियां आती हैं तो आपके लिए इंटॉलरेंस हो जाता है। एक बात, इस बात को खत्म करता हूं, इंटॉलरेंस हो जाता है और आप उनको बंद करते हैं दरवाजे से, और रिटेलिएशन में यहां से पटका डाल के लोगों को भेजते हैं कि तुम इसको रिटेलिएट। हालांकि हम ये उम्मीद कर रहे थे वो लड़कियां कहती कि ये मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां, तुम इनको हिजाब की वजह से स्कूल नहीं जाने दे रहे हो, मैं इनके साथ हूं, लेकिन रिटेलिएशन में उनको भी दिमाग खराब कर दिया। दूसरी बात यूनिफॉर्मिटी की, ये बताइए कि इस दुनिया में यूनिफॉर्मिटी कहीं भी एब्सोल्यूट नहीं है। पूरी दुनिया के पुलिस और फौज से ज्यादा यूनिफॉर्मिटी कहीं नहीं होती है। सुनिए शोएब भाई, सुन लीजिए, मैं बस इसको कंप्लीट कर लूं। 5 मेहमान 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में, ठीक है, फिनिश कीजिए। 10 सेकंड में कंप्लीट कर लूं, 10 सेकंड में। यूनिफॉर्मिटी में आप देखिए हमेशा कुछ ना कुछ अपवाद रहे। इसी देश की फौज और पुलिस में हमारे सिख भाई को पगड़ी और टर्बन पहनने की इजाजत है, यहां तक कि यूके, यूरोप, कनाडा सब जगह इजाजत होती है। तो यूनिफॉर्मिटी एब्सोल्यूट नहीं है। अगर सर ढकना, टर्बन पहनना यहां से हो सकता है यूनिफॉर्म के अंदर भी, तो आपकी बातों का जवाब देना। अरे भाई, यूनिफॉर्म हिजाब पहन के क्या आप हिजाब पहन के लड़ने जाएंगे? आप क्या कर रहे हैं? नहीं, आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? कंफर्ट लेवल नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? अब रुकिए, वीडियो में देखे, अब रुकिए, एक सेकंड रुकिए शोएब भाई, एक सेकंड रुक जाइए। चारू प्रज्ञा कुछ कहना चाह रही है, वीडियो में देखिए, 3 और मेहमान और उसके बाद लड़की है। अब आप उसे हीरो बनाने की कोशिश मत कीजिए, आप रुकिए। मैं कह रही हूँ वो ठीक नहीं था, वो ठीक नहीं था, वहाँ जो कुछ भी हुआ। अकेली लड़की को, चारू प्रज्ञा जवाब दीजिए। पूरा भीड़ घेर ऐसा है कि पहले हम इसको संवैधानिक रूप से देखते हैं रूबिका जी। पहली बात तो ये है कि जी, हमारा संविधान क्या कहता है? हमारा संविधान ये कहता है कि सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर एंड सब्जेक्ट टू अदर लॉज। कर्नाटका के अंदर जो एजुकेशन लॉ है उसमें ये क्लियर है कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस में अगर कोई यूनिफॉर्म बताई जाती है तो वो सब बच्चों को पहनना कंपलसरी है। अब मेरे को पैनलिस्ट को ये समझ में नहीं आ रहा कि सिखिज्म में टर्बन कंपलसरी है, पगड़ी कंपलसरी है। क्या कुरान में लिखा है कि हिजाब कंपलसरी है? नहीं लिखा है ऐसा कुरान के अंदर। और अगर आप कुरान की बात को, मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात को इतना एब्सोल्यूट ले रहे हैं तो भाई उसमें तो लड़कियों का स्कूल जाना भी अलाउड नहीं। क्या स्कूल जाना लड़कों के साथ अलाउड है? क्या लड़कियों का मेन स्ट्रीम में पढ़ना अलाउड है? आपको प्रोग्रेसिव तो होना पड़ेगा। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ रूबिका जी, इन लड़कियों के दिमाग में किसने ऐसी बात भरी कि जो पहले बच्चियां हिजाब नहीं पहनती थी, पढ़ने लिखने पर फोकस करती थी, वो रातों रात हिजाब पहनकर आ गई? क्या किसी ने इस बात पर गौर किया कि ऐसा क्या हुआ कि जो कल तक तो ठीक थी आज वो रिबेल करने पर उतर आई हैं? एक बात और है, जो लड़कियां स्कूल जा रही हैं, जिनको हम पढ़ाना चाह रहे हैं, हम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के बारे में बात करते हैं, हम ये कहते हैं कि आइसोलेशन खत्म होना चाहिए। खासकर की माइनॉरिटी की जो लड़कियां हैं, जो मुस्लिम बच्चियां हैं, जिनको बहुत कम पढ़ाया जाता था, उनको हम मेन स्ट्रीम एजुकेशन में लाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये आइसोलेशन खत्म? एग्जैक्टली यही वो वजह है कि आज मैं कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पाई और शोएब भाई ने उसी से शुरुआत की थी कि चूंकि ये लड़कियां, एक सेकंड शोएब भाई, एक सेकंड प्लीज शोएब भाई, मैं इसे बहुत कंस्ट्रक्टिव डिबेट आज बनाना चाहती हूँ। मैं इसे हिंदू मुसलमान नहीं करना चाहती हूँ, ये बच्चियों के मुस्तकबिल का सवाल है, प्लीज आप समझिए। मैं आज इसीलिए उस कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रही थी कि वो बच्चियां जिनके घरों में मान लीजिए उनके माँ बाप जो हैं वो दकियानूसी ख्यालात के हैं, उस पर मैं बाद में डिबेट कर लूंगी, ये बच्चियां भी बाद में डिबेट कर लेंगी।
लेकिन चलिए वो 2 कदम आगे बढ़े हैं कि बुर्के में ही सही, हिजाब में ही सही, चलो बच्चियों को भेजते हैं, पढ़ेंगी लिखेंगी, आगे वो सोसाइटी के काम ही आएगी। और इसीलिए फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रखना चाहती हूँ, पेश करना चाहती हूँ कि यहाँ पर बच्चियों को फिर क्या चूज करना चाहिए, उनके माँ बाप को क्या चूज करना चाहिए। वो बच्ची जब अल्लाह अकबर के नारे लगा रही है तो मैं फक्र करती हूँ कि चलिए ठीक है, आप इतनी ताकतवर हैं कि आप वहां पर उन सभी लड़कों का सामना कर रही हैं, लेकिन आप वो लड़ाई अपनी पढ़ाई के लिए कर रही हैं कि अपनी मजहब के लिए कर रही हैं? मेरा ये सवाल है फिरोज बख्त अहमद साहब। जी देखिए रूबिका लियाकत साहिबा, मैंने सबको सुना, सबने अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है उसको व्यक्त किया। मेरे लिए यहाँ तो देखिए ना तो पॉलिटिसाइजेशन इम्पॉर्टेंट है ना रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। मेरे लिए इस बहस में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो लड़कियाँ हैं, चाहे वो 6 लड़कियाँ हों जिन्होंने हिजाब की ज़िद पकड़ ली और उनको भी दूसरी तरफ से भी ज़िद थी, उनको एंटर नहीं करने दिया। तो मैं चाह रहा था शुरू में, अब तो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, 31 दिसंबर से बच्चियां जो हैं क्लासेस अटेंड नहीं करती। और रूबिका लियाकत, आप भी स्टूडेंट रही हैं अपने स्कूल कॉलेज के ज़माने में, एक भी क्लास अगर मिस होती है तो यू मिस इट फॉर द होल ऑफ योर लाइफ। अब ये बच्चियां क्या हैं सुनिए, माई ओनली सोल कंसर्न इज़ दीज गर्ल्स। ये ट्वीज़र ग्रिप में, अंग्रेजी में कहावत है ट्वीज़र्स ग्रिप, यानी 2 पार्टों में पिस रही हैं। एक तरफ से तो कॉलेज इनको पीस रहा है, दूसरी तरफ से जो मुस्लिम रहनुमा हैं, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स हैं, उन्होंने इनके अंदर फूंक भर दी है, हवा भर दी है। अरे भाई जब तक हिजाब नहीं पहनो तुम कॉलेज में मत जाना, क्लास अटेंड मत करना। मेरे हिसाब से कमिंग टू द पॉइंट, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इन बच्चियों से मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर मेरी बात सुन रही हैं, अगर मेरा बेंगलुरु जाना हुआ, उडुपी जाना हुआ, तो मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, क्या हिजाब ज़्यादा ज़रूरी है? तालीम, प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, आपने कहा है कि तालीम में खेल को सारी चीज़ें आती हैं, तालीम के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। व्हाट इज़ दिस पैटी हिजाब? और हिजाब का मैं बता दूं, रूबिका लियाकत, कपड़ा पहनने से, बुर्का पहनने से, नकाब डालने से हिजाब अंदर का किरदार का होता है, दिलो दिमाग का, रूह का हिजाब होता है। ये कपड़ा डालने से, ढकने से वो हिजाब नहीं होता। ठीक है, मैंने बहुत से ऐसे भी मैंने केसेस देखे हैं कि आपने कितना ही कपड़ा पहन लो, लेकिन जब तक अंदर का हिजाब नहीं हो, आप देखिए कि मुझे याद आ रहा है हैदराबाद में ही प्लेयर थी, क्या नाम, टेनिस प्लेयर थी, तो इनको भी, इनके खिलाफ भी एक सानिया मिर्जा के खिलाफ भी एक वो आ गया था। 1 मिनट में बात पूरी कर लूँ, लेट मी कंप्लीट, बस 10 सेकंड और लूँगा, देन आई विल कंप्लीट। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सरकार से रिक्वेस्ट करता हूँ, बड़े बड़े जो नेता हैं सरकार में, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इन बच्चियों का रास्ता खोलना चाहिए। बच्चियां, आप सुन लो, हिजाब को छोड़ दीजिए, हिजाब, अरे आप प्लीज डोंट इंटरफेयर, प्लीज डोंट इंटरफेयर। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, बढ़िया तरीके से डिबेट जा रही है, मत कीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोला था, है क्या है? ठेकेदारों क्या मुसलमानों के आप हैं, दुकानदारों? जस्ट लेट मी कंप्लीट माय वर्क। मेरी सिर्फ रिक्वेस्ट ये है आपके चैनल से, क्या बात करते हैं आप, उल्टी पुल्टी बातें करेंगे, हम आपको टोके भी नहीं। मुख्तार अब्बास नकवी देख रहे हैं, स्कूल आ रही हैं, उन्होंने कोई उल्टी बात नहीं की है भाई, उन्होंने कोई उल्टी बात नहीं की है। लेट मी अब इसमें आप नहीं बीच में बोलिए, 1 सेकंड रुकिए। शोएब बात समझ लो, अब तुम्हारा मुंह नहीं खोलने दूंगा मैं। नहीं, 1 सेकंड प्लीज, ऐसे डिबेट नहीं, ऐसे डिबेट नहीं। फिरोज भाई प्लीज, टू यू आल्सो, हाँ अपनी बात। वही तो मैं कह रहा हूँ, व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग मी, है व्हाई इज ही इंटरफेयरिंग मी। मैं बस एक बात कह के बात को खत्म करना चाह रहा हूँ। हुकूमत में जितने भी जिम्मेदार लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस डिबेट को प्यार मोहब्बत से इसको ख़त्म करें। ना हिजाब चलेगा, ना वहाँ पे भगवा चलेगा, वहाँ ना हरा चलेगा, कोई कलर नहीं चलेगा, वहाँ सिर्फ तालीम चलेगी। और अगर इन बच्चियों को तालीम से रोका गया, जो लोग इनके अंदर हवा भर रहे हैं, चाहे वो शुएब जामाई जैसे नाक़िबत अंदेश लोग हों या वो कुछ दूसरे लोग हों, बच्चियाँ इनके जाल में ना फंसें। दे शुड जस्ट केयर फॉर दियर एजुकेशन। और मैं फिर रिक्वेस्ट करता हूँ हुकूमत के जिम्मेदारान से, चाहे वो होम मिनिस्टर हो, चाहे वो कौन जाल में फंस रही है। नहीं, मैं इस पर रिबटल करना होगा, जल्दी से कोई पॉलिटिकल पार्टी रूबिका जी वहाँ गई थी क्या? अरे छोड़ो, क्या रिबट करोगे? 1 महीने से वो लड़कियां खुद अपने हक के लिए लड़ रही हैं, वो सिर्फ इसलिए लड़ रही हैं उनको एजुकेशन से डिनाई किया जा रहा है, उनके मुंह पे गेट बंद कर दिया गया स्कूल को, वो हिजाब के लिए नहीं लड़ रही है। अरे रूबिका उसी स्कूल में रूबिका जी
एंकर है। 50 लड़कियां होंगी जो हिजाब नहीं पहनती होंगी, 50 लड़कियां होंगी जो हिजाब पहनती है, तो कोई गैंग अप करके किसी को नहीं भेजा गया है। आप दोनों को आप हिजाब पहन के जाओ, पूरा देश इस वक्त सुन रहा है। शोएब जामी एक सेकंड रुकिए, और एक सेकंड रुकिए, और फिरोज बख्श साहब एक सेकंड, आप दोनों को रोक रही हूँ। शोएब भाई मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जब फिरोज बख्श ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चियां जो हैं दोनों जगह फंसे हुए हैं, तो आपको ये समझना होगा कि दोनों जगह फंसी हुई है। और जब ये बोल रही हूं मैं, तो ये सोच समझ के, एक सेकंड बस, मैं कुछ देर के लिए रुक रही हूँ। सैयद असीम वकार साहब और सैयद हसनुल हक साहब, आप दोनों से भी मैं चर्चा करना चाह रही हूँ। बहुत तादाद में लोग इस वक्त एबीपी न्यूज को देख रहे हैं और इस पैनल की वजह से देख रहे हैं, क्योंकि यहां पर मुझे लगता है बहुत सुलझे तरीके से अपनी बातों को रखा जा रहा है। तो प्लीज ट्रैक पर रहिए, और लड़ने की कोशिश यहां पर बेकार जाएगी, जाया जाएगी। फिर कह रही हूं, बच्चियों की पढ़ाई का सवाल है। आप बाद में हिंदू मुसलमान कर लीजिएगा, मैं उन बच्चियों के लिए आज लड़ रही हूं और किसी चीज के लिए नहीं लड़ रही हूं। ये देश का मुस्तकबिल है और ये दोनों अपने अपने मजहब के लिए लड़ रहे हैं, और आज इसीलिए इस पर चर्चा करनी जरूरी है। कोई चीख चिल्लाहट नहीं है, ये सबसे निष्पक्ष डिबेट है। आज मैं इसके लिए वाउच कर सकती हूँ। सारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू प्रज्ञा, मैं आपके पास आऊंगी। पहले सैयद साहब, असीम वकार साहब और हक साहब, इन दोनों ने अपनी बात नहीं रखी है। चुनाव की गहमा गहमी के बीच सैयद असीम वकार आए हैं, और मैं ये बता दूं कि वो लखनऊ से इस बार चुनाव भी लड़ रहे हैं। सैयद साहब, ऑल द बेस्ट सबसे पहले तो चुनावों के लिए। लेकिन आज ये जो मसला है जिस पर हम बातचीत करने के लिए आए हैं, अच्छा, दो सैयद साहब यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ। मैं असीम वकार जी की बात कर रही थी जो लखनऊ से चुनाव लड़ रहे हैं। सैयद असीम वकार, पहले आप ओपनिंग रिमार्क मुझे दे दीजिए, और मैं उम्मीद करूंगी कि इसमें आप किसी तरह का कोई भी राजनीतिक पक्ष नहीं रखेंगे। बच्चियों के मुस्तकबिल का और इस वक्त जो वहां पर हो रहा है उस पर मैं आपका ओपनिंग रिमार्क चाहती हूँ। 29 मिनट के बाद आप आई हैं, और बहुत अहम और बहुत ज़रूरी मुद्दा है ये। मैं शुक्रिया अदा कर रही हूँ कि बहुत अच्छी डिबेट लेकर आई हैं। पहली बात तो कि किसी कारणवश मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, मेरा नॉमिनेशन नहीं हुआ, माफी चाहती हूँ। दूसरी बात, सीधे सीधे अब आता हूँ, सीधे सीधे मुद्दे पर आता हूँ। मैडम देखिए, हर चीज़ को कोर्ट में ले जाना और ये कहना कि कोर्ट फैसला देगा हम क्या पहने, हम क्या कैसे चलें, हम बाल में सर में तेल कौन सा लगाएं, क्लिप कौन सा लगेगा, दुपट्टा किस रंग का होगा, कपड़े किस रंग के पहनेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। जब 3 तलाक वाला बहस चल रही थी, उस वक्त भी मैंने, एक बीजेपी के नेता थे, जब वो कहने लगे नहीं ये कैसे कानून है, एक देश में एक कानून होगा और 3 शादी कैसे हो सकती हैं, और यह ट्रिपल तलाक कैसे हो सकती है, और ये हो वो है, तो मैंने उनसे एक बात कही थी कि जिस देश में हम रहते हैं उसी देश में नॉर्थ ईस्ट में एक प्रथा है पॉलीगैमी, यानी एक एक औरत कई कई शादी करती है, एक औरत एक टाइम में कई शादी कर लेती है। तो जब आप विवाद में जाएंगे या इस तरह के बातों में जाएंगे तो बहुत सी चीज़ें आएंगी। देखिए, ये कह देना कि कहाँ कानून में लिखा है या कहाँ कुरान में लिखा है, कल को मसला ये खड़ा हो जाएगा कि साहब बच्चे टिफ़िन में क्या लेकर आएंगे, अगर वो चिकन लेकर आ रहे हैं या मटन लेकर आ रहे हैं या कोई झटके का गोश्त लेकर आ रहा है या कोई हलाल लेकर आ रहा है, तो कहा जाएगा साहब वो चिकन ही खाना है, ये कुरान में कहाँ लिखा हुआ है, कैसे प्रूफ करेंगे। देखिए, कुछ जाती अधिकार होते हैं, उन अधिकारों पे बात हम अपने लेवल से कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें गीता में नहीं लिखी होंगी, पुराणों में नहीं है, वेदों में नहीं है, लेकिन हिंदू कर रहे हैं तो क्या उस पर सवाल खड़े कर दिए जाएंगे। अब हर चीज़ डिसाइड ऐसे होगी। मैं जो कह रहा हूँ, अभी मैं देख रहा था, शिमोगा एक डिस्ट्रिक्ट है कर्नाटका में, वहाँ पर बात यहाँ तक बढ़ गई कि एक कट्टरपंथी ग्रुप जो था उसने तिरंगा हटाकर भगवा लगा दिया। स्कूल में तिरंगा हटा के भगवा लगा दिया। या एक लड़की देख रहे थे कि वो नकाब पहन के आ रही है तो 20-25 लड़कों का झुंड JSR के नारे लगा रहा है, भगवा झंडा दिखा रहा है। मैं बोल देती हूँ आपके लिए, जय श्री राम के नारे लगा रहा है। फेवर में है या जो लोग हिजाब के खिलाफ हैं, शोएब भाई भी बोल देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, अंबर भी बोल देंगे। जो लोग हिजाब के फेवर में हैं, अल्लाहू अकबर कहने की क्या वो जिहाद करने जा रही थी? मैडम, मैं फेमिनिस्ट पॉइंट बोलना चाहती हूँ। क्या सड़कों पे खून की नदियां बहाना चाहते हैं ये लोग?
20 सेकंड दीजिए बस। हाँ बोलिए चारू। देखिए, पहली बात तो ये है कि सिर्फ भारत में नहीं, दुनिया भर में मैं अपनी बात खत्म करूं या ना जंग चल करूं? रही है। ये वो जंग है जहां पर लड़कियां निकल कर आना चाहती हैं उस कैद में जहां पर उनको रखा गया है। आप ईरान की बात करिए, आप अफगानिस्तान की बात करिए, ये वो लड़कियां हैं जो अपनी जान तक देने को तैयार है सिर्फ अपने हक के लिए। और यहाँ पर हम ये किस टाइप का रिवर्स फेमिनिज्म दिखा रहे हैं। अच्छा, एक तरफ अगर हिंदुओं की घूंघट की प्रथा की बात होती है, भाई वो भी तो एक सोशल कल्चर था, हम लड़े हैं ना उसके खिलाफ। हमने बोला है कि घूंघट के बाहर निकलेंगी हमारी बेटियां, पढ़ेंगी लिखेंगी, जीवन में आगे बढ़ेंगी। तो हम क्यों नहीं इक्वालिटी के साथ हिजाब को उसी तरीके से देख सकते हैं? हमें क्यों हर चीज को एक रिलीजियस एंगल देना है, एक पॉलिटिकल एंगल देना है? हर चीज में आपको क्यों ये बातें लेकर आनी है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी विजिट करने क्यों नहीं गई? मैं ये मानती हूँ कि ये बच्ची किसी मदरसा में पढ़ने नहीं जा रही थी, ये एक स्कूल था, एक कॉलेज था जहां पर सबके लिए एजुकेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ गोइंग। एजुकेशन इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। वहां पर आप एक रिलीजियस स्टेटमेंट चारू अब देने एक नहीं सेकंड, जा इस पॉइंट को मैं आगे ले जा रही हूँ, ठीक है? असीम वकार साहब आप अपनी बात फिनिश कीजिए, 20 सेकंड में और दे रही हूँ। शोएब भाई आती हैं और उसके बाद हाक साहब भी 20 सेकंड। वकार साहब। नहीं मैडम, मुझे अफसोस इस बात का है कि बात मेरी बीच में काट दिया आपने। ये जो चारू जी बोली या कोई भी बोला, मेरी बात के बाद भी बुलवा सकती थी आप, बोला जा सकता था, मैं तो सबकी सुन रहा हूँ। लेकिन एक जो फ्लो होता है बात करने का, जो एक लाइन टू लाइन होती है, वो काट दिया आपने। मैं आपसे कह रहा हूं कि ये छात्रों का अधिकार है, जो छात्र छात्राएं हैं उनका अधिकार है। अब ये बताइए कि खाली कोई नकाब पहन के हिजाब पहन के आ रहा है तो एक बहुत बड़ा गुट जो है वो भगवा डाल के चला गया, जाइए, जिद में मत जाइए। यानी इसका मतलब आपको एजुकेशन से मतलब नहीं है, आपको संविधान से मतलब नहीं है, आपको जिद है, आपको जिद है। हाँ दोनों जिद कर रहे हैं ना, फिर मैं कह रही हूँ वकार साहब ठीक है, वकार साहब ठीक है, मैं समझ गई, सबको सारी बातें समझ में आ गई हैं। मैं कह रही हूँ जिद है और दोनों तरफ से जिद है। वो आप ही के पार्टी के अध्यक्ष ओवैसी कुछ कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए, इसी मसले पर शायद कह रहे हैं। जो एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं बल्कि पुट्टू स्वामी जजमेंट के खिलाफ है, जो सुप्रीम कोर्ट का नलसा जजमेंट है उसके खिलाफ है, कॉमन कॉज जजमेंट के खिलाफ है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज हमने वो वीडियो भी देखा कि हमारी एक बहादुर बेटी कर्नाटका में मोटरसाइकिल पर हिजाब पहनकर आती है और मोटरसाइकिल को अपने कॉलेज में रखती है, तो जैसा ही उसके करीब ये तमाम लोग आकर उसको डराने के लिए नारे मारते हैं। एक 25-30 का नौजवानों का हुजूम इस नकाब बुर्का पहनी हुई बच्ची को डराने के लिए दौड़ता है। मैं सलाम करता हूं और इस बेटी की बहादुरी को, मैं सलाम करता हूं उस बच्ची के माँ बाप को जिसने उस बच्ची को इतना बहादुर बनाया। ये आसान काम नहीं था। उस बच्ची ने उन नौजवानों की तरफ देखकर पुकार कर कहा, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिजाज पैदा करना है। अगर तुम आज झुक जाओगे तो हमेशा के लिए झुक जाओगे, याद रखो मेरी बात को। अगर आज तुम खड़े हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, तुम सिर्फ थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओ, देखो ये जो लोग तुमको डरा रहे हैं, जो समझ रहे हैं कि हमारे सरों पर जो काले बादल मंडरा रहे, याद रखो ये बादल झकेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये सूरज चमकेगा जो हमारे मुस्तकबिल का सूरज होगा। मगर याद रखो, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे, भीख मांगने से बादल नहीं हटेंगे। लड़ेंगे जमहूरी तरीके से तो हक दिया जाएगा। अगर तुम समझोगे कि गैरों की चौखट पर जाकर भीख मांगने से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुम ये बताओगे ये मेरी ताकत है, इतना वोट मेरे पास है, मैं जीत सकता हूं और जिताऊंगा, तब जाकर दुनिया तुम्हारा हक देगी। मेरी इस बात तो असद ओवैसी ने मौका नहीं छोड़ा है असीम वकार साहब, मामला पूरा भड़काने तक पहुंचा है। लड़की की तारीफ कीजिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बाकियों को उकसाना मुझे नहीं लगता है कि ये जायज है। आप क्या मतलब है इनके सामने हमें खड़ा होना होगा? किनके सामने खड़ा होना होगा? अकेली लड़की के नहीं, आप अकेली महिला। और रूबिका लियाकत जी, मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है, आप एक प्रोग्रेसिव लेडी हैं और आपने एक बार भी उन लोगों की मजम्मत नहीं की
जो एक अकेली लड़की के क्योंकि खिलाफ आपके कान इतने में लोग खड़े होकर डराने के लिए मैं आपको नारे लगाते बताती हूँ, चले आ आपने रहे हैं। सुना नहीं, वो जायज है, शोएब वो जामई ने कानूनी ये है, बात वो सुन कानून ली, है। अंबर जैदी ने ये बात सुन ली, सैयद अल हसनुल हक ने भी ये बात सुन ली होगी, लेकिन आप ये बात नहीं सुन पाए जब मैंने कहा कि जो हुआ बहुत गलत हुआ, ये सरासर गलत है। किसी महिला के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो वहां से निकले और उसके बाद जय श्री राम के नारे लगा के आप उसे डराने की कोशिश करें। आपके असद ओवैसी जो है वो तारीफ कर रहे हैं लड़की की, मुझे कोई परेशानी नहीं, मैं खुद तारीफ कर रही हूं और अभी की है। सुनते नहीं है ना आप सिर्फ असद साहब की सुनते हैं और किसी की सुनते नहीं है, प्रॉब्लम यही है। अब सैयद हसनुल हक साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूं क्योंकि आप छात्र नेता भी रहे हैं, अरे भाई रूल्स एंड रेगुलेशंस कोई चीज होती है ना, उसको अगर फॉलो नहीं करेंगे तो फिर आपसे कहा जाएगा कि उस जगह जाओ जहां पर आपके रूल्स और रेगुलेशंस चल रहे हैं, फिर मत आओ पढ़ने के लिए यहाँ पर, फिर जाओ किसी मदरसे में पढ़ने के लिए। साफ तौर पर कह देगा इंस्टीट्यूट ये तो। जी मैम, मैं उतने देर से आपकी डिबेट देख रहा था, लगातार सबने अपने व्यूज रखे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं, मैं तमाम लोगों की तरफ से जो हिंदुस्तान के युवा हैं, वो किसी भी वर्ग के हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हमारी बहन जो एक झुंड से के बीच जो लोग नारे लगा रहे थे और उनको उकसाने की कोशिश कर रहे थे, उस जाबाज बच्ची को, उस बहन को मैं सलाम अर्ज करता हूं मैं कि वाकई उसने जाबाजी का काम दिखाया उनके बीच में। अब आप किसी स्कूल की बात कर रही हैं कहीं पे, अगर कोई बच्ची हिजाब लगा रही है या कोई टीका करके आ रही है तो क्यों, क्या परेशानी क्या है? क्या हिंदुस्तान के संविधान ने, हमारे हिंदुस्तान के संविधान ने उनके मौलिक अधिकार छीन लिए हैं? क्या हिंदुस्तान का संविधान बदल गया है? मैं इनके लिए एक ही, तू इधर उधर की ना बात कर रही है, बता के काफिला क्यों लुटा, मुझे रहजनों से गिना नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। क्या हिंदुस्तान में जो 2014 में गवर्नमेंट आई थी, उसने इसी बात से लेकर गवर्नमेंट आई थी? सबको मौलिक अधिकार दिए जाएंगे, सबको बराबर का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से शुरुआती 3 लाइन पढ़ते हैं, आखिरी लाइन क्यों नहीं पढ़ते आप? क्या है मौलिक अधिकार की आखिरी लाइन? आखिरी लाइन बताइए मुझे, क्या है? बता दें मैम, नहीं आप मुझे बताइए ना, आप इतना बातें कर रहे हैं, मुझे बताइए मौलिक अधिकार की आखिरी लाइन क्या है? व्हाट इज इट सर? अपनी बातों को रख लूं मैं, पहले ये बताइए ना, आर्टिकल 21 की वो आखिरी लाइन बताइए मुझे। शुरुआत की 2 लाइन तो कह दी, बता दीजिए। मैं नहीं बता रही, आप मुझे बताइए, क्योंकि आप उसकी आड़ में छुप रहे थे कि हमें लिबर्टी है, हमें पर्सनल लिबर्टी है, हमें प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ है, पर्सनल लिबर्टी है। तो मुझे ये बताइए उसकी आखिरी लाइन क्या है? याद है कि मैं बताऊं? हाँ, उसकी लाइन बताइए, आखिरी लाइन क्या है? आखिरी लाइन क्या बात कीजिए ना, आखिरी लाइन की क्यों बात कर रही हैं? अकॉर्डिंग टू अ प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इसका मतलब समझते हैं आप? आप बताइए आप बताइए ना। मैं तो जाहिल इंसान हूं, मैं तो मुझे लग रहा है क्योंकि आप शुरू की 2 लाइनें नहीं, 2 लाइनों के ऊपर तो लगातार बहस कर रहे हैं, आखिरी लाइन पर बहस करने से कतरा रहे हैं। एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू, सुनिए आप मुझे, भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने आप ही के शब्दों में आपकी तारीफ की है और कुछ नहीं किया है, मैंने तो कहा भी नहीं है। आप नहीं कह रही हैं अपनी बातों में कि उस लड़की के साथ जो वो लोग थे जो पीछे उसका पीछा कर रहे थे और कह रहे थे, जो लगातार नारे लगा रहे थे, अगर उस बच्ची को सैयद हसनुल हक, मैं एक बात बताऊं आपको, अगर इस जगह अंबर जैदी होती या रुबिका लियाकत होती और वो अपनी लिबर्टी के लिए हिजाब को अगर हटा के और कहती कि अब मैं पढ़ाई के रास्ते पर जा रही हूं, तो यही सैयद हसनुल हक तारीफ नहीं करते, आप कंडेम करते, आप रुबिका लियाकत को और अंबर जैदी को कात्यायनी बता देते, आप रुबिका लियाकत और अंबर जैदी को इस्लाम से बेदखल कर देते, आप बुरके में उस लड़की के अल्लाह अकबर कहने पर, नारे लगाने पर उसकी तारीफ करते हुए तो दिख रहे। आपका ये सिलेक्टिव अप्रोच मुझे नापसंद है। उससे वो तो बच्ची है, एक लोग एक जो लगातार खून में आके लोग को अंबर जैदी, मैं फिर कह रही हूँ, मैं बच्ची के साथ हूँ, उसके मुस्तकबिल के साथ हूँ, लेकिन आप लोग ये चोला मत पहनिए कि हमें कुछ नहीं करने दिया जा रहा है। अंबर जैदी कुछ कहना चाह रही है, सुनिए सैयद भाई। रुबिका भाई बैठ के मेरा सामने या फिर सैयद आसिम बकार साहब या फिर हमारे शोएब जमाई भाई, ये लोग, ये लड़की जो है इसकी हिम्मत को या उसके अधिकारों को सपोर्ट करने के लिए नहीं बैठे हुए, ये उस मानसिकता को, वो उस रूढ़िवादी मानसिकता को सबका समर्थन कर रहे हैं
बनी हुई है। आज अगर हम वो उन महिलाओं की बात करें, मैं रूबिका की बात करती हूँ, मैं अपनी बात करती हूँ, हमें आप अनगिनत नामों से बुलाते हैं, हमारे अलग अलग नाम रखते हैं, हमारी हिम्मत की आपको दाद नहीं देनी पड़ती, क्योंकि वो आपका एजेंडा आगे बढ़ा रही है, तो आप उनकी हिम्मत अफजाई कर रहे हैं। ये है आपकी सेलेक्टिव अप्रोच, क्योंकि आप गलत मानसिकता को बढ़ावा देते हैं। आप चाहते हैं कि इस जो सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है इंडिया की, यहाँ पर आपकी जो धार्मिक उन्माद है उसको बढ़ावा मिले। और ये सब कहते हुए अंबर साहब एक और बात मैं कह देना चाहती हूँ। देखिए, हम आपस में इस बात पे बहस हो सकती है। सैयद हसनुल हक, मैं फिर कह रही हूँ, अगर वो बच्ची अपनी पसंद से हिजाब पहन रही है, वो कंफर्टेबल फील करती है उस हिजाब में, और वो कहती है कि मैं उस हिजाब से पढ़ना चाहती हूँ, तो फिर वो एक ऐसा इंस्टीट्यूट पसंद कर ले जहां पर उसकी उस पर्सनल चॉइस को लेकर किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और वो पढ़ सके। मैं फिर कह रही हूँ, मैं इसके अगेंस्ट नहीं जाऊंगी। वो उस बच्ची, अगर वो बच्ची पसंद कर रही है तो मैं नहीं बोलूंगी कि तुम हटाओ हिजाब, नहीं, मैं उस जमीन से आती हूँ जहां पर घूंघट यहाँ तक राजस्थान में पहनते हैं, चलेगा। लेकिन औरतों ने खुद डिसाइड किया। ये जो घूंघट है ये धीरे 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 यहाँ तक आया। हमारे हिंदुस्तान में आप देखिए, एक सेकंड सैयद साहब, एक सेकंड रुक जाइए, रुकिए। फिरोज बख्त अहमद साहब, मुझे सच्चाई बताइएगा। सैयद असीम वकार यहाँ पर बैठे, उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं और AMU के छात्र हैं वो। हसनुल हक, मुझे लगता है ये भी उत्तर प्रदेश ही से ताल्लुक रखते होंगे। मैं जितनी भी अपनी बुजुर्गों को देखती हूँ, अंबर की परदादी ले लीजिए, फिरोज बख्त साहब आपकी दादी ले लीजिए, असीम वकार साहब की या सैयद हसनुल हक की, मुझे याद है वो लोग साड़ी पहनती, ऊपर चादर डालती, साड़ी या सलवार कमीज। ये अचानक काले बुर्के जहां देखी, ये कैसे, कहां से आ रहे हैं? मैंने तो नहीं देखा अपनी दादी अपनी नानी को ये पहनते हुए, या अपनी परनानी परदादी को देखते हुए। कह दीजिए मैं गलत हूं तो, फिरोज साहब। जी मैं, हाँ, नहीं, आप बिल्कुल सही हैं रूबिका लियाकत, आप बिल्कुल सही हैं। बुर्के की ट्रेडिशन इस्लाम में नहीं है। ये जो बुर्का है ना, ये बिजेंटीन जो तुर्की की एक सिविलाइजेशन है वहाँ से आया है। इस्लाम के अंदर कोई बुर्का वगैरह कुछ नहीं है, ना कुरान में बुर्का है। पर्दा है, पर्दा भी मैं बताता हूँ वो क्या है। वो अंदर का पर्दा है, आँख का लिहाज है, किरदार का लिहाज है, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि जो बड़े बड़े बुर्के पहने, काले काले कपड़े पहने या नकाब डाले हैं वो अंदर से साफ़ हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। लेकिन आप किसी तरह के कपड़े पहन लीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मुल्क ना तो शरिया से चलेगा, ये मुल्क ना तो शरिया से चलेगा और ना सनातन धर्म से चलेगा, ये कानून से चलेगा। अगर उस कॉलेज ने, हाँ एक मिनट जस्ट थोड़ा सब्र, आप चांद शहजादे मेरी बात सुन लीजिए। ये मुल्क चलेगा कानून से। अगर कॉलेज ने कानून बना दिया है कि आप हिजाब में नहीं आएंगी, तो आप हिजाब में ना आए। तालीम हिजाब से ज्यादा। सैयद हसनुल हक, मेरी बात सुनिए आप। मैं कह रही हूँ, मैं यहाँ पर एक बहुत क्लियर सोच के साथ आई। रूबिका जी, मैं ये कह रही हूँ, शोएब भाई मेरे पास वक्त की कमी है, 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। आपने ओपन एंडेड एक डिबेट रखी, एक ओपन डिबेट आपने रखी। मैं इस बात को आज मानता हूँ। आप ही के डिबेट पे मैं कर रहे हैं, आप ही के डिबेट पे। रूबिका जी मेरी आवाज आ रही है? एक सेकंड रूबिका जी मेरी आवाज आ रही है? शोएब भाई को अपनी बात रखिए, डेमोक्रेटिक वे प्लीज। हाँ शोएब भाई, आग मत उगलिए। आप जैसे लोगों की वजह से इस्लाम एक मिनट फिरोज साहब, एक सेकंड रुकिए ना फिरोज साहब, एक मिनट आप उगलते हैं, हम लोग इसका खमियाजा भुगतते हैं। ठीक है फिरोज साहब, एक सेकंड रुक जाइए। एक मिनट रूबिका जी, आपकी रूबिका जी एक मिनट, रूबिका जी आपकी रिगार्ड में और आपके रिस्पेक्ट में मैं एक बात कहता हूँ। आप ही के डिबेट में मैंने कुछ महीने पहले एक बात कही थी चूड़ी के बारे में। उस वक्त आप सही थी, मैं गलत था। मैं इस बात को वापस लेता हूं रिग्रेट के साथ कि चूड़ियां कमजोरी की निशानी नहीं है। ठीक उसी तरह हिजाब किसी लड़की की कमजोरी की निशानी नहीं है। अरे भाई, हिजाब किसने कहा कि कमजोरी की निशानी है? नहीं है, नहीं, आप गलत रास्ते पर मत ले जाइए ना। कुरान में जो लिबास आप पर जायज है वही लिबास औरतों पर जायज है। अब इस बहस में मत जाइए ना। मैं ये कह रही हूँ, बच्चियों की पढ़ाई ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग इस बात पर ज्यादा रिएटरेट कीजिए प्लीज। बच्चों की पढ़ाई, मजहब को बाद में देख लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। ABP न्यूज आपको रखे आगे।